सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रैप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। सो रैंडम वेरिएबल के सीक्वेंस के अंदर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसको पहचाना जाएगा और उसको सॉल्व करना आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने आ रहा है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इसके अंदर जो रैंडम वेरिएबल x होता है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए दिया जाता है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसके अंदर और क्लियरिटी आएगी। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर बाइनोमियल distribution for binomial distribution, probability mass function, probability mass function is given as, देखिए ये दिया जाता है पी एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। सर इसमें n कौन है? n है बच्चे नंबर ऑफ ट्रायल। x कौन है? नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल। p कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप बोल सकते हो सर n आपके पास में नंबर ऑफ ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। x सक्सेस ट्रायल्स के लिए अभी आपको समझ में आएगा सक्सेस ट्रायल्स कैसे होता है। p जो होता है वो आपके पास में है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब अगर ये आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो Q जो है वो क्या होने वाला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए कि P सक्सेस Q फेलियर, तो कॉमन सेंस बोलता है P प्लस Q हमेशा 1 होगा, क्योंकि सक्सेस और फेलियर के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यदि आप कहेंगे 40% चांसेस सक्सेस के तो 60% फेलियर के है, तो 0.4 प्लस 0.6 हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभार इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब मान लीजिए यदि आपको इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कभी मीन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो ये जो मीन दिया जाता है वो दिया जाता है n मल्टीप्लाई बाय p से। n नंबर ऑफ ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा है और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में यदि आपको इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यदि वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए बच्चे, तो वेरिएंस दिया जाता है यहाँ पर n p q। ऐसे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपको ये 3 स्पेसिफिक फॉर्मूलाज को याद रखना है। एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे दिया जा रहा है, दूसरा यदि आप देखेंगे मीन कैसे दिया जा रहा है, तीसरा आप वेरिएंस कैसे फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर। यदि ये 3 फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यदि मैं बताऊं तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है, क्या दिया गया एग्जांपल। तो मैं लैंग्वेज लिखता हूँ क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें सीखना होगा। तो ये बोला गया अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली independently a fair coin is tossed independently 4 times, 4 times. The probability of the event, किस इवेंट की बात हो रही है? यहां पर इवेंट पे लिखा गया है द नंबर ऑफ टाइम्स
द नंबर ऑफ टाइम्स heads show up is is more than the number of times the number of times tails show up tails show up is। देखिए ये क्वेश्चन है जिसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर अब हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब जब मैं समझाऊंगा ये बात तो आपको क्रिस्टल क्लियर वे में ये चीजें समझ में भी आने लगेगी। देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर चर्चा करें कि सर अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स, यानी 4 बार टॉस किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नंबर ऑफ टाइम्स, देखिए 4 बार यदि आप टॉस कर रहे हो और इसने बोला इवेंट क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स शो अप इज मोर देन नंबर ऑफ टाइम्स टेल शो अप, यानी हेड ज्यादा होना चाहिए और टेल कम होना चाहिए। तो आप यहां पर रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं एक्स, number of times heads शो अप। अब एक बच्चा कहेगा सर हेड ही आपने क्यों सेलेक्ट किया, टेल नहीं ले सकते क्या? मैंने कहा वो भी ले सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने हेड को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट की। तो मैंने कहा कि एक बात आप मुझे बताएं कि यदि नंबर ऑफ टाइम्स हेड शो अप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टाइम्स टेल शो अप, यानी हेड टेल से ज्यादा होना चाहिए, तो यदि एक्स की वैल्यू आपके पास में 0 हो जाती है तो आप कहेंगे कि सर 0 टाइम पर हेड आया तो चारों बार टेल आया होगा, तो क्या ये फेवरेबल है? नहीं सर ये फेवरेबल नहीं है। फिर मैंने कहा सर मान लो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1 अगर मैं फाइंड करूं तो आप कहेंगे सर एक बार हेड तो 3 बार टेल आया होगा, ये फेवरेबल है? नहीं सर ये भी फेवरेबल नहीं है। फिर हमने कहा कि सर प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 यदि मैं फाइंड करूं तो यानी 2 बार आपके पास हेड आ रहा है तो 2 बार टेल आया होगा, ये भी फेवरेबल नहीं है। फिर हमने कहा सर प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3, मैंने कहा 3 बार हेड तो 1 बार टेल, सर ये फेवरेबल है। और क्या फेवरेबल हो सकता है कि सर चारों बार हमारे लिए क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये 2 केस हमारे पास फेवरेबल है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जब आपके पास में और आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो क्या हो जाती है बच्चे, ऐड हो जाती है। तो यहां पर आपने दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया। अब बाय द हेल्प ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसमें कैसे देते हैं? मैंने कहा px ये दिया जाता है n c x p x q n माइनस x, ऐसे दिया जाता है सर। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी फॉर x बराबर 3, 4 बार ट्रायल कर रहे हो, 4 बार टॉस कर रहे हो, 3 बार हेड आना चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इसकी पावर 3, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 इसकी पावर 4-3। फिर आ गया प्लस, 4 बार आप टॉस कर रहे हो, चारों बार क्या आना चाहिए सर, हेड आना चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इसकी पावर 4, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इसकी पावर 4-4। अब यदि हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि n c x जो होता है वो किसके बराबर होता है, n माइनस एक्स n फैक्टोरियल, n माइनस एक्स फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल, इसके बराबर होता है। बिल्कुल सर इसी के बराबर होता है। तो यदि मैं इसको यहां पर सॉल्व करने जाऊं तो मैं कहूंगा सर ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल बन जाएगा सर। फिर यहां पर कौन आएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहां पर कौन आ जाएगा सर 3 फैक्टोरियल। और इसको यदि आप देखेंगे तो 1/2 की पावर 3, यहाँ 1/2 की पावर 1, तो ये बन जाएगा आपके पास में ओवरऑल 1/2 की पावर 4 प्लस 4c4 का मतलब वैसे आंसर तो आप जानते हो, फिर भी मैं प्रॉपर सॉल्व करवा देता हूं। 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, यहां पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी क्या आ रहा है 1/2 की पावर 4। अल्टीमेटली यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहां पर तो आ रहा 1, इससे इससे चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है, ये बन जाएगा 3 2 1 प्लस यहां क्या बच रहा है, यहां तो 1 बच रहा है
और आपने 1/2, इसकी पावर कितनी है 4, ये कॉमन ले लिया बाहर। हमने कहा ठीक है सर। अब देखो इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, 4 + 1 क्या बन गया आपके पास में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, तो ये आपके पास में क्या आ गया आंसर, मतलब ये 24 नहीं है 2 की पावर 4 है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये जो आंसर मैंने यहाँ पर फाइंड किया ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इसके अंदर। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने इसको बाइनोमियल से सॉल्व किया, इसको तो हम जनरली भी सॉल्व कर सकते थे। हमने कहा सर जनरली कैसे सॉल्व कर सकते थे? जनरली अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 4 कॉइन टॉस करने पर क्या क्या आ सकता है। मैंने कहा सर देखिए आ सकता है हेड 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 एंड हेड। ये अब आप बात कर रहे हो मेथड 2, मेथड नंबर 2 जिसमें पॉसिबल है, मैं कुछ कुछ आइडिया आपको देता भी जा रहा हूं। मैंने कहा अगली बार क्या आएगा सर, हेड 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 टेल, अगली बार हेड हेड टेल हेड, नेक्स्ट टाइम पर हेड टेल हेड हेड, नेक्स्ट टाइम पर टेल हेड हेड हेड, फिर आ जाएगा हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, फिर आ जाएगा यहाँ पर सारे केस बनाना मतलब बहुत मुश्किल गेम है यार। ठीक है, उसके बाद और क्या बन सकता है, हेड टेल, फिर बनेगा टेल हेड, और कोई रह गया क्या? कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अब बनेगा अपने पास में टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, टेल 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 एंड टेल। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक मिस हो रहा है, एक बार चेक कर ले कौन सा। ये हो गया, टेल यहाँ पर आ 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 गया, बहुत बढ़िया। ये दोनों हेड यहाँ पर आ गए, ये दोनों हेड यहाँ पर आ गए, ये दोनों हेड यहाँ पर आ गए, टेल हेड हेड टेल, ये रह गया। तो जो भी हो सकता है, मतलब सारे केसेस मैंने बना लिए, टोटल 16 केसेस आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अब हमें हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ हेड फेवरेबल कितना हो गया सर 16, नंबर ऑफ हेड ज्यादा होने चाहिए, तो हमने कहा सर इसमें ज्यादा है, आपने कहा सर बिल्कुल ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, हमने कहा बिल्कुल ज्यादा है, इसमें ज्यादा है बिल्कुल सर, इसमें ज्यादा है बिल्कुल सर, इसमें ज्यादा है हाँ सर बिल्कुल ज्यादा। अब कहीं पर भी हेड ज्यादा नहीं है टेल से, तो फेवरेबल कितना है 5। अब यदि आप यहां पर देखेंगे 2 की पावर 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये आ गया 5, तो ये कितना आ रहा है 4 8 16, तो 5/16 यहां पर भी आ रहा है, 5/16 यहां पर भी आ रहा है। तो जब आपके पास 4 कॉइन था तब तक आपने नंबर ऑफ ट्रायल्स को कंट्रोल कर रखा है, 16 केसेस बन रहे हैं। अब जब 5 बनेंगे तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, 15 आ जाएंगे तो केसेस और बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब तक आपके पास में ट्रायल्स कंट्रोल्ड वे में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रायल्स आपके पास बढ़ते ही जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर ये जो मैनुअली आप सॉल्व कर रहे हो यहां पर दिक्कत आने लग जाती है, और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको स्मार्टली हैंडल कर लेगा। 50 ट्रायल में से आपने देखा NCX, कितने भी ट्रायल दिए गए हो, कितने भी सक्सेस दिए गए हो, आप उसको बड़ी आसानी से स्मूथली हैंडल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ जाएंगे तो वो सारे केसेस बनाना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके के केसेस में आपकी मदद करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा हम अगर इसको थोड़ा सा अगर इसको और मैं मॉडिफाइड करूं, तो मतलब एक क्वेश्चन को अगर मैं और मजेदार तरीके से बनाना चाहूं कि सर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे पास में है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन फिर समझाने की कोशिश करता हूं, काफी पसंद आएगा आपको ये क्वेश्चन भी। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, ये बोल रहा है अ डाई हैज 4 ब्लैंक फेसेस, 4 blank faces, 4 blank faces and 2 faces, 2 faces marked, 2 faces marked 3. The chance of getting, the chance of getting, the chance of getting a total of 12
इन 5 थ्रोज इज। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक डाइस है जो कि नॉर्मल डाइस नहीं है, उसके 4 फेस जो है, ये बोल रहा है 4 ब्लैंक फेसेस, 4 फेसेस बिल्कुल ब्लैंक है और सिर्फ 2 फेसेस पर 3 लिखा हुआ है। 4 फेसेस बिल्कुल ब्लैंक है और 2 फेसेस पर क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। अब उसने 5 बार उस डाइस को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको यदि मैं ऐड कर रहा हूं तो ऐड करने से आपके पास में कितना है, 12 आए। तो हमने कहा सर देखो, अगर ऐड करने से 12 आए तो इसका मतलब यदि आप यहां पर 5 बार थ्रो कर रहे हो तो कॉमन सेंस बोल रहा है 5 बार थ्रो करने से 4 बार आपके पास 3 आना चाहिए। 4 बार क्या आना चाहिए आपके पास में, 3 आना चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये P बता रहा है 3 आने की प्रोबेबिलिटी और ये Q बता रहा है 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब हमने कहा कि सर यदि मुझे 3 आने की प्रोबेबिलिटी 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 ऑफ गेटिंग 3 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने कहा सर देखिए एक डाइस में टोटल 6 फेस होते हैं और 2 पर 3 लिखा हुआ है तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास में 2/6 यानी कि 1/3। और आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 यानी 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैंक फेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैंक फेस, ब्लैंक फेस की यदि मैं बात करूं तो देखिए टोटल 6 है और ब्लैंक कितना है 4, तो ये बन जाएगा 2/3। तो सर 3 आना आपके लिए सक्सेस है, इसको P बोल दिया, 3 नहीं आना आपके लिए फेलियर है, इसको आपने Q बोल दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 5C4। P कितना दिया गया है सर, P दिया गया है 1/3, इसकी पावर है 4। Q कितना दिया गया है सर, Q दिया गया है 2/3, सो 2/3 की पावर कितनी है आपके पास में 1। सर यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा आपके पास में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, यहां पर आ जाएगा आपके पास में 4 फैक्टोरियल, यहां से कितना आ रहा है सर, यहां से आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में यदि आप देखेंगे तो 5 माइनस 4 कितना आ रहा है 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, यहां आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। अल्टीमेटली आप देखेंगे इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मैं देख पा रहा हूं ये आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 3 पावर में 5, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के जब नंबर ऑफ पार्ट्स बना देंगे तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि हम यहां पर बात करें तो हम क्वेश्चन बड़ा ना सॉल्व करते हुए छोटे छोटे पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि आपकी अप्रोच बिल्ड कर सके। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ केसेस बना दिए तो आप हर एक पार्ट को अपने आप में एक क्वेश्चन मानकर चलिए, आप उसको बखूबी सॉल्व कर लेंगे। यदि आप क्वेश्चन में इस लॉजिक को नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, तो विदाउट लॉजिक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी में आपको 1.5 पेज नहीं भरना होता है, यहां प्रोबेबिलिटी में आपको उस लॉजिक को ढूंढना होता है। यदि आपने लॉजिक को ढूंढ लिया तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप लॉजिक ही नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर आपके लिए समस्या ही समस्या है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, जितने टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो हमने कहा सर इस प्रॉब्लम को भी जरा देखिए, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। A man a man takes a step forward, a step forward with probability, with probability
with probability 0.4 and backward with probability 0.6. The probability that at the end of 11 steps, he is one step away from the starting point. The starting point is, वो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एक कदम दूर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर बतानी है। अब जरा समझिए इस कहानी को और अच्छे से। ये बोल रहा है कि लेट्स से सपोज आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आदमी इस जगह पर है। तो मैंने कहा सर देखिए अगर इस जगह पर ये है और वो बोल रहा है कि उसने टोटल कितने स्टेप रखे हैं, टोटल 11 स्टेप रखे हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अपनी जगह से सिर्फ एक कदम दूर होगा। मैंने कहा एक कदम दूर होने के लिए वो या तो इस जगह पर पहुंच सकता है एक कदम दूर यहां पर, या फिर एक कदम दूर पीछे की साइड आ सकता है। सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा सर एक रैंडम वेरिएबल आप यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, और वो रैंडम वेरिएबल एक्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, नंबर ऑफ फॉरवर्ड स्टेप को आपने क्या बोल दिया, रैंडम वेरिएबल। अब मैंने कहा कि सर यदि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि उसने फॉरवर्ड में एक भी कदम नहीं रखा, तो 11 के 11 कदम कहां रखे सर, पीछे की साइड। तो अगर x की वैल्यू 11 हो जाए, फॉरवर्ड में अगर वो एक भी कदम नहीं रख रहा, x की वैल्यू यदि 0 हो गई, तो क्या वो फेवरेबल कंडीशन है? नहीं सर, अपनी पोजीशन से एक कदम दूर ही होना चाहिए उसको। मैंने कहा ठीक है सर ये तो गलत हो गया। फिर अगर मैं बोल देता हूं कि वो एक कदम रखता है फॉरवर्ड, तो सर 10 कदम कहां रखे होंगे, पीछे, तो क्या ये फेवरेबल है? नहीं सर। अगर उसने 2 कदम आगे की साइड रखे तो 9 कदम पीछे रखे होंगे, ये भी फेवरेबल नहीं है। सर यदि वो 3 कदम आगे रखता है तो 8 कदम पीछे रखेगा, वो भी फेवरेबल नहीं है। यदि वो 4 कदम आगे रखेगा तो 7 कदम पीछे रखेगा, ये भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन यदि वो 5 कदम आगे रखता है तो सर 6 कदम पीछे रखेगा। अब इस बात को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यदि 5 कदम आगे गया, 1 2 3 4 5, अब 6 कदम पीछे देखना, 1 2 3 4 5, 5 में वापस अपनी जगह पर, और 6 मतलब 1 कदम और आ गया, यानी वो इस जगह पर है। सर ये फेवरेबल है? बिल्कुल फेवरेबल है, 1 कदम दूरी तो है। तो मैंने कहा सर ये आपके पास में फेवरेबल कंडीशन हो गई एक। फिर मैंने कहा सर यदि वो 6 कदम फॉरवर्ड रखता है, तो 6 कदम यदि फॉरवर्ड रखेगा तो 5 कदम बैकवर्ड रखेगा, तो वो 1 कदम दूर ही तो रहेगा अपनी जगह से। मैंने कहा सर ये भी फेवरेबल हो गया। अब अगर वो 7 8 9 10 कितने भी फॉरवर्ड रखे, वो आपके पास फेवरेबल नहीं आएंगे। तो आपने कहा कि सर अल्टीमेटली यदि मैं आपसे यहां पर कहूं तो जो फेवरेबल कंडीशन आ रही है वो आ रही है कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड स्टेप्स आपके पास 5 हो, वो फेवरेबल है, या फिर नंबर ऑफ फॉरवर्ड स्टेप आपके पास 6 हो, ये फेवरेबल है। तो हमने कहा कि सर इसका मतलब मैं फाइंड कर लेता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 6। सर आपने फॉरवर्ड स्टेप्स को ही रैंडम वेरिएबल माना, यदि मैं बैकवर्ड को मान लूंगा तो बेटा तब भी आंसर आएगा। मैंने कहा ना लॉजिक को पहचानिए, लॉजिक जब पहचानेंगे तो आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसके अंदर। लॉजिक नहीं पहचानेंगे तो समस्या हो जाएगी आपको। तो लॉजिक को पहचानिए, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है सर, p x बराबर 5 हो गया, और p में प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 6 हो गया। तो मैंने कहा टोटल कितने कदम है, 11। 11 में से 5 कैसे होने चाहिए सर, फॉरवर्ड, तो 11 c5। यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसकी पावर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर उसकी पावर 11 माइनस 5, प्लस 11 c6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 6 और फेलियर की पावर 11 माइनस 5। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। हमने कहा कि सर यदि हम यहां पर ध्यान से देखें
तो 11C5 को कैसे लिखूंगा, मैंने कहा इसको लिखेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पर बन जाएगा 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहां पर कौन आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। पी, पी यानी सक्सेस, सक्सेस यानी फॉरवर्ड स्टेप रखना, तो फॉरवर्ड स्टेप की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी। तो सर यहां पर आप कहेंगे फॉरवर्ड स्टेप की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.4 एंड बैकवर्ड स्टेप की प्रोबेबिलिटी 0.6। तो आपने कहा सर ये बन रहा है हमारे पास में 0.4 की पावर 5 और 0.6 की पावर 6 प्लस 11C6, इसको लिखेंगे आप 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 6 फैक्टोरियल, और यहां पर क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और यदि आप यहां पर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो P कितना आ रहा है सर, P आ जाएगा आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.4, यहां पर कितना आ जाएगा पावर में 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने से जो भी वैल्यू आ रही है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। इवन जब इस तरह का नंबर आता है तो आप देख सकते हैं कि यहां तक भी, मतलब इसको तो सिंप्लीफाई कीजिए एटलीस्ट, ठीक है, और इसको इस तरीके के पावर में भी आप छोड़ देंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो भी सही ही माना जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे ख्याल से जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह के अभी और भी डिस्ट्रीब्यूशन है जिस पर हमें बात करनी है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ में और बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।